प्रश्न 38 दिव्या एक मानववादी उपन्यास है। मानववाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इस कथन पर विचार करें। उत्तर। मानववाद का अर्थ है मनुष्य को केंद्र में रखकर उसकी स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और अधिकारों को महत्व देना। यशपाल का दिव्या इसी दृष्टि को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। एक। मानववाद की मूल अवधारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा सर्वोपरि है, न कि सामाजिक बंधन। मनुष्य किसी व्यवस्था का साधन नहीं, अपने आप में उद्देश्य है। 2। स्त्री स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। जहां दिव्या अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है, वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करना चाहती है। थर्न। दास प्रथा और मनुष्य के वस्तुकरण का विरोध इस प्रकार उभरता है कि उपन्यास मनुष्य की गरिमा को सर्वोच्च मानता है। मनुष्य का मूल्य किसी कीमत से नहीं आंका जा सकता। 4। सामाजिक असमानता और वर्ग भेद की आलोचना को गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जहां उच्च और निम्न के भेद को चुनौती दी गई है। समाज की दीवारें मनुष्य की समानता को बांध नहीं सकती। 5। प्रेम और मानवीय संबंधों की स्वतंत्रता को इस रूप में दिखाया गया है कि संबंध किसी बंधन या मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वाभाविक भाव से बनने चाहिए। प्रेम तभी सच्चा है जब वो स्वतंत्र हो। 6। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को स्पष्ट किया गया है, जहां परंपराएं मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा बनती हैं। रूढ़ियां मनुष्य को बांधती हैं, मुक्त नहीं करती। 7। आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की भावना को प्रमुखता दी गई है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहता है। जीवन का अधिकार उसी का है जो उसे जीता है। 8। मानवीय संवेदनाओं और करुणा को केंद्र में रखते हुए ये दिखाया गया है कि मनुष्य की असली पहचान उसकी मानवता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदना है। प्रश्न 32 दिव्या में यशपाल द्वारा प्रस्तुत नारी विमर्श पर टिप्पणी करें। विभिन्न पात्रों की नारी संबंधी दृष्टि पर चर्चा करते हुए बताइए कि स्वयं यशपाल की राय इनमें से कौन सी है। उत्तर। यशपाल के उपन्यास दिव्या में नारी विमर्श अत्यंत व्यापक, संघर्षशील और मानववादी दृष्टि के साथ प्रस्तुत हुआ है, जिसमें स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखने की प्रवृत्ति प्रमुख है। 1। स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखने की दृष्टि को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वो केवल पुरुष की आश्रिता नहीं, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने वाली सत्ता है। स्त्री अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। 2। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का चित्रण ये दिखाता है कि समाज के कई बास्तंत्र पात्र स्त्री को भोग वस्तु और अधीन मानते हैं। उनके लिए स्त्री केवल उपयोग की वस्तु है, व्यक्तित्व नहीं। 3। दास प्रथा और स्त्री शोषण की दृष्टि को इस रूप में उभारा गया है कि स्त्री को खरीदा बेचा जाने वाला प्राणी समझा जाता है, उसकी कीमत लगाई जाती है, मानो वो मनुष्य नहीं वस्तु हो। 4। प्रेम और संबंधों के संदर्भ में भिन्न दृष्टिकोण ये दर्शाते हैं कि कुछ पात्र प्रेम को स्वामित्व से जोड़ते हैं, जबकि अन्य उसे स्वतंत्र भावना मानते हैं। प्रेम बंधन नहीं, स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए। 5। दिव्या का चरित्र नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में उभरता है, जो सामाजिक बंधनों को चुनौती देती है। वो अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय करना चाहती है। 6। समाज के रूढ़िवादी दृष्टि का विरोध ये स्पष्ट करता है कि परंपराएं स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, रूढ़ियां स्त्री को बांधकर रखना चाहती हैं। 7। यशपाल की अपनी दृष्टि को इस प्रकार समझा जा सकता है कि वे स्त्री को समान अधिकार और स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। मनुष्य होने के नाते स्त्री को भी वही अधिकार मिलने चाहिए। 8। मानवीय समानता और मानववाद की स्थापना के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि लेखक स्त्री पुरुष भेद के विरोध में हैं और समानता के समर्थक हैं। मानवता के स्तर पर सभी समान हैं। प्रश्न 33 क्या यशपाल दिव्या में अपनी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रक्षेपण कर सके हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर। यशपाल की दिव्या में मार्क्सवादी दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां वर्ग संघर्ष, शोषण और समानता की आकांक्षा को कथा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। एक वर्ग संघर्ष की अवधारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि समाज में उच्च और निम्न वर्ग के बीच स्पष्ट विभाजन और टकराव दिखाई देता है। समाज दो हिस्सों में बंटा है, जहां एक शोषक है और दूसरा शोषित। 2। शोषण और असमानता की समस्या को गहराई से उभारा गया है, जहां कमजोर वर्ग को दबाया जाता है और उसके अधिकार छीने जाते हैं। जिसके पास शक्ति है वही दूसरों पर नियंत्रण करता है। 3। दास प्रथा और श्रम के शोषण का चित्रण ये दर्शाता है कि मनुष्य को वस्तु की तरह उपयोग किया जाता है। मनुष्य की कीमत उसके श्रम से आंकी जाती है, उसकी मानवता से नहीं। 4। संपत्ति और सत्ता के केंद्रीकरण की आलोचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कुछ लोगों के हाथ में सारी शक्ति सिमट जाती है। संपत्ति और अधिकार कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाते हैं। 5। स्त्री शोषण को वर्गीय दृष्टि से जोड़ते हुए दिखाया गया है कि स्त्री भी एक प्रकार से शोषित वर्ग का हिस्सा है। स्त्री पर दोहरा शोषण होता है, वर्ग का और लिंग का। 6। समानता और स्वतंत्रता की आकांक्षा को प्रमुखता दी गई है, जहां पात्र बंधनों से मुक्त होकर समान अधिकार चाहते हैं। हर व्यक्ति समान अवसर और सम्मान चाहता है।
7 परंपरागत व्यवस्था और रूढ़ियों की आलोचना ये दर्शाती है कि ये व्यवस्थाएं शोषण को बनाए रखने का साधन हैं। रूढ़ियाँ शोषण को वैध ठहराने का काम करती हैं। 8 मानववाद और मार्क्सवाद का समन्वय इस प्रकार दिखाई देता है कि लेखक केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि मानवीय समानता पर भी बल देता है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां हर व्यक्ति समान हो। प्रश्न 34 दिव्या इतिहास और कल्पना का समन्वय किस अनुपात में तथा किस रूप में हुआ है? स्पष्ट करें। उत्तर यशपाल के उपन्यास दिव्या में इतिहास और कल्पना का संतुलित एवं सृजनात्मक समन्वय देखने को मिलता है, जहां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ कल्पनाशीलता मिलकर कथा को प्रभावशाली बनाती है। 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आधारभूमि को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि प्राचीन समाज, दास प्रथा और सामाजिक संरचना का यथार्थ चित्र उभरता है। समय का वातावरण और सामाजिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से सामने आती है। 2 कल्पना के माध्यम से कथा विस्तार को इस रूप में विकसित किया गया है कि पात्रों और घटनाओं को लेखक ने सृजनात्मक स्वतंत्रता के साथ गढ़ा है। इतिहास के ढांचे में कल्पना का जीवन संचार किया गया है। 3 इतिहास और कल्पना का संतुलित अनुपात ये दर्शाता है कि न तो इतिहास पूरी तरह तथ्यात्मक रूप में सीमित है और न ही कल्पना अतिशयोक्तिपूर्ण है। दोनों का मेल कथा को विश्वसनीय और रोचक बनाता है। 4 सामाजिक यथार्थ को ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिससे उस समय की असमानता, शोषण और रूढ़ियां स्पष्ट होती हैं। इतिहास के माध्यम से समाज की सच्चाई उजागर होती है। 5 पात्र निर्माण में कल्पनाशीलता का प्रयोग ये दिखाता है कि दिव्या जैसे पात्र ऐतिहासिक संदर्भ में होते हुए भी सार्वकालिक प्रतीत होते हैं। पात्र इतिहास से निकलकर आज के जीवन से भी जुड़ जाते हैं। 6 वैचारिक प्रस्तुति के लिए इतिहास का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि लेखक अपने सामाजिक और मानववादी विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। इतिहास यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। 7 वातावरण निर्माण में ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय ये स्पष्ट करता है कि समय, स्थान और परिस्थितियां जीवंत रूप में उभरती हैं। कथा का परिवेश वास्तविक और अनुभूतिपूर्ण बन जाता है। 8 कलात्मकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में इस समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे उपन्यास न तो शुष्क इतिहास बनता है और न ही केवल कल्पना। ये न इतिहास मात्र है, न कल्पना मात्र, बल्कि दोनों का सशक्त संगम है। प्रश्न 35 दिव्या में यशपाल का इतिहास बोध क्या है? सोदाहरण स्पष्ट करें। उत्तर यशपाल के दिव्या में इतिहास बोध केवल घटनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास को वर्तमान सामाजिक यथार्थ और विचारों के संदर्भ में समझने की दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 1 इतिहास को सामाजिक यथार्थ के रूप में देखने की दृष्टि को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि अतीत की घटनाएं उस समय के समाज, वर्गभेद और शोषण को उजागर करती हैं। इतिहास केवल तिथियों का नहीं, समाज की संरचना का भी परिचायक है। 2 वर्ग संघर्ष और शोषण की निरंतरता को इतिहास के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जहां दास प्रथा और असमानता का चित्रण मिलता है, इतिहास में भी वही संघर्ष है जो वर्तमान में दिखाई देता है। थ्रेड इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि लेखक अतीत के माध्यम से आज के समाज की समस्याओं को समझाना चाहता है। अतीत वर्तमान का ही विस्तार है। 4 कल्पना के सहारे इतिहास की पुनर्रचना को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि घटनाएं जोलदार तथ्यात्मक होने के साथ साथ विचारात्मक भी बन जाती हैं। इतिहास को नया अर्थ देकर जीवंत बनाया गया है। 5 स्त्री स्थिति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को उभारते हुए ये दिखाया गया है कि स्त्री शोषण कोई नई समस्या नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। इतिहास में भी स्त्री समानता से वंचित रही है। 6 रूढ़ियों और परंपराओं की आलोचना के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि इतिहास में स्थापित मान्यताएं कई बार अन्याय को स्थायी बना देती है। परंपराएं हमेशा प्रगति का मार्ग नहीं खोलती। 7 मानववादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या ये दर्शाती है कि लेखक मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता को केंद्र में रखकर अतीत को देखता है। इतिहास का मूल्यांकन मानवता के आधार पर होना चाहिए। 8 इतिहास की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि समाज समय के साथ बदलता है, पर कई समस्याएं बनी रहती हैं। इतिहास बदलता है, पर उसके कुछ सत्य स्थायी रहते हैं। प्रश्न 36 शिल्प की दृष्टि से दिव्या का मूल्यांकन करें। उत्तर यशपाल के दिव्या का शिल्प पक्ष सुदृढ़, विचार प्रधान और प्रभावशाली है, जिसमें कथानक, पात्र, भाषा, संवाद और संरचना का संतुलित संयोजन मिलता है। एक कथानक की सूक्ष्म संगठित संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि घटनाएं क्रमबद्ध होकर विकसित होती हैं और कथा में निरंतरता बनी रहती है। कथा का प्रवाह आरंभ से अंत तक जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 2 ऐतिहासिक और कल्पनात्मक तत्वों के समन्वय का शिल्प ये दर्शाता है कि उपन्यास में यथार्थ और सृजनात्मकता का संतुलन बना रहता है। इतिहास के ढांचे में कल्पना का सुंदर विस्तार हुआ है। 3
पात्र चित्रण की सजीवता और विकास को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि दिव्या जैसे पात्र क्रमशः विकसित होते हैं और अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हैं। पात्र परिस्थितियों के साथ बदलते और उभरते हैं। 4. संवाद शैली की प्रभावशीलता। यह दिखाती है कि संवाद केवल कथानक को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि विचारों को भी स्पष्ट करते हैं। संवादों में ही विचारों की स्पष्टता झलकती है। 5. भाषा की सरलता और वैचारिक गहराई का समन्वय इस प्रकार दिखाई देता है कि भाषा सहज होते हुए भी गंभीर अर्थ व्यक्त करती है। सरल शब्दों में गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। 6. वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शैली का संतुलन। ये स्पष्ट करता है कि उपन्यास में घटनाओं के साथ साथ उनके अर्थ का भी विश्लेषण किया गया है। वर्णन के साथ विचार भी चलते हैं। 7. प्रतीकात्मकता और विचार प्रधानता का प्रयोग। ये दर्शाता है कि उपन्यास केवल कथा नहीं बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति भी है। कहानी के भीतर एक विचारधारा निरंतर प्रवाहित होती है। 8. संरचना की सघनता और उद्देश्यपूर्णता ये दिखाती है कि प्रत्येक प्रसंग का एक निश्चित उद्देश्य है और वो कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है। अनावश्यक विस्तार के बिना कथा प्रभावशाली बनी रहती है। प्रश्न 37. उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से दिव्या का मूल्यांकन करें। उत्तर। यशपाल के दिव्या में उपन्यास के प्रमुख तत्व कथानक, पात्र, भाषा, संवाद, परिवेश और उद्देश्य संतुलित रूप से विकसित हुए हैं, जो इसे एक सशक्त कृति बनाते हैं। 1. कथानक की सुसंगठितता और प्रवाह को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि घटनाएं क्रमबद्ध होकर विकसित होती हैं और कथा में निरंतरता बनी रहती है। घटनाएं आपस में जुड़कर एक सशक्त कथा का निर्माण करती हैं। 2. पात्रचित्रण की सजीवता और विकास को इस रूप में दिखाया गया है कि दिव्या का चरित्र निरंतर परिवर्तन और आत्मबोध की प्रक्रिया से गुजरता है। पात्र अपने अनुभवों से विकसित होकर नया रूप ग्रहण करते हैं। 3. भाषा की सरलता और विचार प्रधानता का समन्वय ये दर्शाता है कि भाषा सहज होते हुए भी गहरे सामाजिक और दार्शनिक अर्थ व्यक्त करती है। सरल शब्दों में गहन विचार व्यक्त किए गए हैं। 4. संवाद शैली की प्रभावशीलता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि संवाद कथा को आगे बढ़ाने के साथ साथ विचारों को भी स्पष्ट करते हैं। संवादों में ही पात्रों की सोच और दृष्टि झलकती है। 5. परिवेश का सजीव और यथार्थ चित्रण। यह दिखाता है कि प्राचीन सामाजिक संरचना, दास प्रथा और वर्ग भेद को प्रभावी ढंग से उभारा गया है। परिवेश कथा को वास्तविकता से जोड़ता है। 6. उद्देश्य की स्पष्टता और वैचारिकता को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उपन्यास मानववाद, समानता और स्वतंत्रता के विचारों को स्थापित करता है। कथा के माध्यम से एक स्पष्ट सामाजिक संदेश उभरता है। 7. संरचना की सघनता और उद्देश्यपूर्णता। ये दर्शाती है कि प्रत्येक प्रसंग कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है और अनावश्यक विस्तार नहीं है। हर अंश का एक निश्चित उद्देश्य है। 8. प्रतीकात्मकता और विचारधारा का समावेश ये स्पष्ट करता है कि उपन्यास केवल कथा नहीं बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति भी है। कहानी के भीतर विचारों की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। प्रश्न 36. दिव्या के नामकरण के औचित्य पर विचार करें। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? उत्तर। यशपाल के उपन्यास दिव्या का नामकरण अत्यंत सार्थक, प्रतीकात्मक और प्रभावशाली है, जो इसके केंद्रीय चरित्र और विचारधारा को अभिव्यक्त करता है। 1. शीर्षक दिव्या के माध्यम से नायिका के व्यक्तित्व की केंद्रीयता को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि पूरी कथा उसी के जीवन संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कथा का केंद्र वही है जिसके नाम पर शीर्षक रखा गया है। 2. दिव्यता के प्रतीकात्मक अर्थ को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ये नाम केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति, स्वतंत्रता और चेतना का संकेत देता है। उसके भीतर एक अलग ही उजास और ऊर्जा है। 3. स्त्री स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति को ये नाम प्रभावी ढंग से दर्शाता है। जहां दिव्या सामाजिक बंधनों के विरुद्ध संघर्ष करती है, वो अपने अस्तित्व को पहचानने और स्थापित करने की कोशिश करती है। 4. मानववादी दृष्टिकोण का संकेत इस प्रकार मिलता है कि दिव्या केवल स्त्री नहीं बल्कि मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता का प्रतीक बन जाती है। ये नाम एक व्यापक मानवीय अर्थ को धारण करता है। 5. कथानक और शीर्षक के बीच गहरे संबंध को इस रूप में देखा जा सकता है कि कहानी के प्रत्येक मोड़ पर दिव्या का चरित्र ही मुख्य प्रेरक शक्ति बनता है। हर घटना कहीं ना कहीं उसी से जुड़ती है। 6. प्रतीकात्मकता और गहन अर्थवत्ता का समावेश ये स्पष्ट करता है कि ये नाम केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। नाम के भीतर एक व्यापक अर्थ छिपा है। 7. वैकल्पिक नाम के रूप में बंधन और मुक्ति या स्त्री और संघर्ष जैसे शीर्षक सुझाए जा सकते हैं, जो उपन्यास की विषय वस्तु को व्यक्त करते हैं। ये नाम विषय को स्पष्ट करते हैं, पर दिव्या जितनी गहराई नहीं दे पाते। 8. शीर्षक की संक्षिप्तता और प्रभावशीलता को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि दिव्या नाम स्मरणीय, अर्थपूर्ण और उपयुक्त है। कम शब्दों में व्यापक अर्थ व्यक्त होता है। प्रश्न 39. दिव्या उपन्यास में दिव्या के चरित्र पर विचार करें। उत्तर। यशपाल की दिव्या में नायिका दिव्या का चरित्र अत्यंत सशक्त, संघर्षशील और विकसित रूप में प्रस्तुत हुआ है। 1.
स्वतंत्र व्यक्तित्व और आत्मसम्मान की भावना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि दिव्या किसी भी प्रकार की दास्ता या पराधीनता को स्वीकार नहीं करती। वो अपने अस्तित्व को किसी के अधीन नहीं करना चाहती। 2. संघर्षशीलता और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता को इस रूप में दिखाया गया है कि वो हर कठिन स्थिति में स्वयं को संभालती है और आगे बढ़ती है। विपरीत परिस्थितियां भी उसे तोड़ नहीं पाती। 3. संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण किया गया है, जहां वो प्रेम, करुणा और आत्मीयता को महत्व देती है। उसके भीतर कोमलता और दृढ़ता दोनों साथ है। 4. आत्मबोध और आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को इस प्रकार उभारा गया है कि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहती है। वो अपनी राह खुद चुनने का साहस रखती है। 5. सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां वो रूढ़ियों और परंपराओं को चुनौती देती है। वो समाज की सीमाओं को स्वीकार नहीं करती। 6. स्त्रीय स्वतंत्रता की प्रतीक के रूप में उसका चरित्र ये दर्शाता है कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें एक नई स्त्री चेतना दिखाई देती है। 7. परिस्थितियों के अनुसार चरित्र का विकास ये स्पष्ट करता है कि दिव्या स्थिर नहीं रहती, बल्कि अनुभवों के साथ बदलती और परिपक्व होती है। जीवन के अनुभव उसे नया दृष्टिकोण देते हैं। 8. मानवीय गरिमा और समानता की भावना को केंद्र में रखते हुए उसका चरित्र ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार है। मनुष्य की पहचान उसकी स्वतंत्रता और गरिमा में है। प्रश्न 40. दिव्या उपन्यास में मॉरिस के चरित्र पर विचार करें। उत्तर. यशपाल के दिव्या में मॉरिस का चरित्र एक विचारशील, मानवीय और उदार दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरता है, जो सामाजिक रूढ़ियों से हटकर सोचने की क्षमता रखता है। एक उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मॉरिस मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता को सर्वोपरि मानता है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखना चाहिए, किसी भेद के साथ नहीं। तो स्त्री के प्रति सम्मानजनक दृष्टि का चित्रण ये दर्शाता है कि वो स्त्री को केवल भोग वस्तु नहीं, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। स्त्री भी उतनी ही स्वतंत्र है जितना पुरुष। 3. परंपरागत रूढ़ियों के विरोध को इस रूप में दिखाया गया है कि वो समाज की जड़ मान्यताओं को चुनौती देता है। रूढ़ियां मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। 4. तर्कशीलता और विवेकशीलता का प्रभाव ये स्पष्ट करता है कि वो हर बात को तर्क और समझ के आधार पर देखता है, अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता। सत्य वही है जिसे बुद्धि स्वीकार करे। 5. दिव्या के प्रति उसके संबंधों में समानता और सम्मान की भावना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वो उसे स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देता है। वो उसे अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनने देता है। 6. सामाजिक बंधनों से परे मानवीय संबंधों की स्थापना को ये दर्शाता है कि वो संबंधों को स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप में देखता है। संबंध बंधन नहीं, समझ और सम्मान पर आधारित होने चाहिए। 7. प्रतीकात्मक महत्व के रूप में मॉरिस का चरित्र एक नई चेतना और प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। वो परिवर्तन और नवीन सोच का प्रतीक बनकर उभरता है। 8. विचारधारा और चरित्र की स्थिरता को इस प्रकार दिखाया गया है कि वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें बदलता नहीं। वो अपने विचारों में दृढ़ और स्पष्ट है। प्रश्न 41. गोदान दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा है, जो होरी और गोबर के द्वंद्व से व्यक्त हुई है। इस कथन के आलोक में गोदान में विद्यमान पीढ़ी संघर्ष पर विचार करें। उत्तर. मुंशी प्रेमचंद के गोदान में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संघर्ष को होरी और गोबर के संबंधों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 1. परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के संघर्ष को इस प्रकार दिखाया गया है कि होरी पुरानी मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं में विश्वास करता है, जबकि गोबर नए विचारों और स्वतंत्रता की ओर झुकता है। एक परंपरा को निभाना चाहता है, दूसरा उसे तोड़ना चाहता है। 2. सामाजिक रूढ़ियों और विद्रोह के द्वंद्व को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि होरी जाति, मर्यादा और प्रतिष्ठा को महत्व देता है, जबकि गोबर इन बंधनों को अस्वीकार करता है। पुरानी दीवारें उसे बांधती हैं, वो उन्हें गिराना चाहता है। 3. आर्थिक दृष्टिकोण में अंतर को स्पष्ट किया गया है, जहां होरी संतोष और सहनशीलता को अपनाता है, जबकि गोबर शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रवृत्ति रखता है। एक सहता है, दूसरा विरोध करता है। 4. नैतिकता और व्यवहारिकता के टकराव को इस प्रकार दिखाया गया है कि होरी आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों से बंधा है, जबकि गोबर व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता है। एक आदर्शों में जीता है, दूसरा वास्तविकता में। 5. पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन को ये दर्शाता है कि नई पीढ़ी अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती है, जबकि पुरानी पीढ़ी परंपरागत नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। एक स्वतंत्रता चाहता है, दूसरा नियंत्रण। 6. स्त्री और संबंधों के प्रति दृष्टिकोण में अंतर को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि गोबर झुनिया के साथ संबंध स्थापित कर सामाजिक बंधनों को तोड़ता है, जबकि होरी इसे सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध मानता है। एक प्रेम को स्वीकार करता है, दूसरा समाज से डरता है। 7.
परिवर्तनशील समाज और स्थिर परंपराओं के बीच संघर्ष को ये स्पष्ट करता है कि समाज बदलाव की ओर बढ़ रहा है, पर पुरानी मान्यताएं अभी भी प्रभावी हैं। समय बदल रहा है, पर सोच पूरी तरह नहीं बदली। 8 पीढ़ी संघर्ष की व्यापकता को इस प्रकार दिखाया गया है कि ये केवल होरी गोबर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज में विद्यमान है। हर घर में ये संघर्ष किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। प्रश्न 32 गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी। विचार करें। उत्तर मुंशी प्रेमचंद के गोदान में तत्कालीन भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर के साथ साथ भविष्य के परिवर्तन की आहट भी दिखाई देती है। 1 तत्कालीन ग्रामीण जीवन के यथार्थ का सजीव प्रतिबिंब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि किसान जीवन, गरीबी और शोषण की पूरी तस्वीर सामने आती है। गांव का जीवन अपने वास्तविक रूप में उभर कर सामने आता है। 2 आर्थिक विषमता और किसान शोषण की स्थिति को इस रूप में दिखाया गया है कि जमींदारी और महाजनी व्यवस्था किसान को निरंतर दबाती है। मेहनत करने वाला ही सबसे अधिक पीड़ित है। 3 सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का प्रभाव ये दर्शाता है कि जाति व्यवस्था, मर्यादा और अंधविश्वास समाज को बांधे हुए हैं। पुरानी मान्यताएं जीवन को नियंत्रित करती हैं। 4 स्त्री जीवन की स्थिति का यथार्थ चित्रण ये स्पष्ट करता है कि स्त्रियां भी सामाजिक बंधनों और संघर्षों से जूझ रही हैं। स्त्री भी समाज की संरचना में बंधी हुई है। 5 नई पीढ़ी के उदय और परिवर्तन की चेतना को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि गोबर जैसे पात्र नई सोच और विद्रोह का संकेत देते हैं। नई पीढ़ी पुराने बंधनों को तोड़ना चाहती है। 6 सामाजिक परिवर्तन की प्रसव पीड़ा को ये दर्शाता है कि समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां पुरानी और नई शक्तियां टकरा रही हैं। परिवर्तन आसान नहीं, संघर्ष से भरा होता है। 7 शहरी जीवन और नए वर्ग के उभरने का संकेत ये दिखाता है कि समाज केवल ग्रामीण नहीं, बल्कि शहरी परिवर्तनों की ओर भी बढ़ रहा है। नया समाज आकार ले रहा है। 8 भविष्य की संभावनाओं और संघर्षों की झलक इस प्रकार मिलती है कि उपन्यास केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी संकेत करता है। आज की पीड़ा कल के बदलाव का आधार बनती है। प्रश्न 43 गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद के संक्रमण काल की कहानी है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में गोदान की समीक्षा करें। उत्तर मुंशी प्रेमचंद के गोदान में भारतीय समाज के उस संक्रमण काल का सजीव चित्रण है, जहां सामंती व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है और पूंजीवादी प्रवृत्तियां उभर रही हैं। एक सामंती व्यवस्था के पतन को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि जमींदारी प्रथा अपनी नैतिक और सामाजिक वैधता खोती हुई दिखाई देती है। सामंतवाद अपनी जड़ों से हिलने लगा है। 2 किसान शोषण की परंपरा का चित्रण ये दर्शाता है कि सामंती ढांचे में किसान लगातार दबाया जाता है, मेहनत करने वाला ही सबसे अधिक पीड़ित रहता है। 3 पूंजीवादी शक्तियों के उभार को इस रूप में दिखाया गया है कि महाजन, साहूकार और शहरी वर्ग आर्थिक नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं। धन की शक्ति समाज को नए ढंग से नियंत्रित करने लगती है। 4 आर्थिक संबंधों में परिवर्तन को स्पष्ट किया गया है, जहां पारंपरिक संबंधों की जगह लेन देन और लाभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। रिश्ते अब आर्थिक हितों से प्रभावित होते हैं। 5 ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि गांव सामंती संरचना में बंधा है, जबकि शहर पूंजीवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। 2 अलग अलग दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं। 6 पीढ़ी संघर्ष और नई चेतना का उदय ये दर्शाता है कि गोबर जैसे पात्र पुराने ढांचे को चुनौती देते हैं। नई सोच पुरानी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती। 7 सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन को इस रूप में दिखाया गया है कि परंपरागत नैतिकता कमजोर पड़ती है और नई व्यावहारिकता उभरती है। मूल्य बदल रहे हैं और समाज नए रूप में ढल रहा है। 8 संक्रमणकालीन अस्थिरता और संघर्ष को ये स्पष्ट करता है कि समाज 2 व्यवस्थाओं के बीच झूल रहा है। पुराना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और नया पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ। प्रश्न 44 प्रेमचंद ने गोदान में अपने समय के भारत की सभी समस्याओं को प्रस्तुत किया है, उनकी नज़र से कुछ भी ओझल नहीं हुआ है। इस कथन के संदर्भ में गोदान में चित्रित समस्याओं पर चर्चा करें। उत्तर मुंशी प्रेमचंद के गोदान में भारतीय समाज की विविध समस्याओं का अत्यंत व्यापक और यथार्थ चित्रण मिलता है। 1 किसान जीवन और आर्थिक शोषण की समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि होरी जैसे किसान कर्ज, लगान और महाजनी व्यवस्था के बोझ तले दबे रहते हैं। मेहनत करने के बाद भी किसान अभाव से मुक्त नहीं हो पाता। 2 जमींदारी और सामंती व्यवस्था के अन्याय को स्पष्ट किया गया है, जहां जमींदार वर्ग किसानों का शोषण करता है। सत्ता और संपत्ति कुछ ही हाथों में सिमटी रहती है। 3 महाजनी शोषण और कर्ज के चक्र को इस रूप में दिखाया गया है कि किसान कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। कर्ज ऐसा बोझ है जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। 4 बस जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की समस्या को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां ऊंच नीच का भेद समाज को बांटे रखता है। जाति मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देती है। 5 स्त्री जीवन की पीड़ा और असमानता को इस प्रकार उभारा गया है कि धनिया और झुनिया जैसे पात्र
संघर्ष और त्याग का प्रतीक बनते हैं। स्त्री हर परिस्थिति में संघर्ष करती रहती है। 6. पारिवारिक और नैतिक मूल्यों के विघटन को इस रूप में दिखाया गया है कि संबंधों में स्वार्थ और दबाव का प्रभाव दिखाई देता है। रिश्ते भी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। 7. शहरी जीवन और पूंजीवादी प्रवृत्तियों की समस्या को ये दर्शाता है कि शहर में नैतिकता से अधिक स्वार्थ और लाभ को महत्व मिलता है। शहर में जीवन का आधार धन बन जाता है। 8. शिक्षा, जागरूकता और परिवर्तन की आवश्यकता को इस प्रकार संकेतित किया गया है कि नई पीढ़ी पुराने बंधनों को तोड़ना चाहती है। परिवर्तन की चाह समाज के भीतर जाग रही है। प्रश्न 45। गोदान तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शमुखी यथार्थवाद पूरी तरह यथार्थ में रूपांतरित हो गया था। विचार करें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में प्रारंभिक चरण में आदर्शमुखी यथार्थवाद दिखाई देता है, परंतु गोदान तक आते आते उनका दृष्टिकोण अधिक कठोर, निष्कपट और पूर्ण यथार्थवादी हो जाता है। 1. आदर्श से यथार्थ की ओर संक्रमण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभिक रचनाओं में नैतिक समाधान मिलते हैं, जबकि गोदान में जीवन का कठोर सत्य बिना किसी आदर्श के सामने आता है। यहाँ जीवन जैसा है वैसा ही चित्रित हुआ है। 2. किसान जीवन के नग्न यथार्थ का चित्रण ये दर्शाता है कि होरी का जीवन संघर्ष, अभाव और शोषण से भरा है, जिसमें किसी आदर्श समाधान की संभावना नहीं दिखती। संघर्ष है पर उसका कोई सरल समाधान नहीं। 3. सामाजिक समस्याओं के यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण को इस रूप में दिखाया गया है कि जमींदारी, महाजनी शोषण और जाति भेद को बिना किसी सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रस्तुत किया गया है। समस्याएं अपने वास्तविक रूप में सामने आती हैं। 4. पात्रों की जटिलता और यथार्थता को इस प्रकार उभारा गया है कि वे आदर्श पात्र नहीं, बल्कि परिस्थितियों से प्रभावित सामान्य मनुष्य हैं। पात्र अपनी गुण दोषों सहित जीवित प्रतीत होते हैं। 5. नैतिक आदर्शों के क्षरण को स्पष्ट किया गया है, जहां पात्र परिस्थितियों के अनुसार समझौता करते हैं और आदर्श पीछे छूट जाते हैं। जीवन में आदर्श से अधिक यथार्थ प्रभावी होता है। 6. दुखांत और करुण यथार्थ का प्रभाव ये दर्शाता है कि उपन्यास का अंत किसी आदर्शपूर्ण समाधान के बजाय त्रासदी के साथ होता है। जीवन की कठोरता अंत तक बनी रहती है। 7. लेखक की दृष्टि में परिवर्तन को इस रूप में देखा जा सकता है कि वे उपदेशात्मकता से हटकर यथार्थ के निष्पक्ष चित्रण की ओर बढ़ते हैं। अब लेखक केवल दिखाता है, समाधान नहीं देता। 8. समग्र यथार्थवाद तरीक की स्थापना को ये दर्शाता है कि गोदान में जीवन के सभी पक्ष आर्थिक, सामाजिक और मानवीय पूर्ण यथार्थ के साथ प्रस्तुत होते हैं। यहाँ यथार्थ अपनी पूरी तीव्रता के साथ उपस्थित है। प्रश्न 26। क्या गोदान सचमुच यथार्थवादी उपन्यास है या उसमें आदर्शवाद के अवशेष भी मौजूद हैं? प्रमाण सहित चर्चा करें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद का गोदान मुख्यतः यथार्थवादी उपन्यास है, किंतु इसमें आदर्शवाद के कुछ अंश भी शेष रूप में दिखाई देते हैं। 1. यथार्थवादी दृष्टि की प्रधानता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि किसान जीवन, गरीबी और शोषण का नग्न और कठोर चित्र सामने आता है। जीवन का सत्य बिना किसी आडंबर के व्यक्त हुआ है। 2. आर्थिक और सामाजिक शोषण के यथार्थ को इस रूप में दिखाया गया है कि होरी लगातार कर्ज, लगान और अन्याय के चक्र में फंसा रहता है। संघर्ष निरंतर है और उससे मुक्ति आसान नहीं। 3. पात्रों की यथार्थता और जटिलता को इस प्रकार उभारा गया है कि वे आदर्श नहीं, बल्कि परिस्थितियों से प्रभावित सामान्य मनुष्य हैं। पात्र अपने गुण दोषों सहित सामने आते हैं। 4. दुखांत स्थिति और करुण यथार्थ का चित्रण ये दर्शाता है कि उपन्यास का अंत किसी आदर्श समाधान के बजाय त्रासदी के साथ होता है। जीवन की कठिनाई अंत तक बनी रहती है। 5. आदर्शवाद के अवशेष धनिया के चरित्र में दिखाई देते हैं, जहां वो नैतिकता, साहस और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को बनाए रखती है। 6. होरी के भीतर कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा भी आदर्शवादी प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहां वो सामाजिक मर्यादा को निभाने का प्रयास करता है। वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहता। 7. मानवीय करुणा और सहानुभूति के तत्व ये संकेत देते हैं कि लेखक केवल कठोर यथार्थ नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी महत्व देता है। संवेदना अभी भी जीवित है। 8. यथार्थ और आदर्श के समन्वय को इस प्रकार देखा जा सकता है कि उपन्यास का आधार यथार्थ है, पर उसमें मानवीय आदर्शों की झलक भी बनी रहती है। कठोर यथार्थ के बीच भी आदर्श की हल्की किरण दिखाई देती है। प्रश्न 47। कुछ आलोचकों की राय है कि गोदान में व्यक्त होने वाला यथार्थ समाजवाद से प्रेरित ही। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? युक्ति सहित विवेचना कीजिए। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में प्रस्तुत यथार्थ सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण और वर्ग संघर्ष को केंद्र में रखता है, जिससे इसमें समाजवादी दृष्टि की स्पष्ट झलक मिलती है, यद्यपि ये पूर्णतः विचारधारात्मक नहीं है। 1. वर्ग संघर्ष और आर्थिक विषमता के चित्रण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि किसान और जमींदार के बीच स्पष्ट टकराव दिखाई देता है।
एक वर्ग शोषण करता है, दूसरा उसे सहने को विवश है। 2. किसान शोषण और महाजनी व्यवस्था की आलोचना ये दर्शाती है कि उत्पादन करने वाला वर्ग ही सबसे अधिक पीड़ित है। मेहनत उसी की है, पर लाभ किसी और का है। 3. पूंजी और संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोध को इस रूप में दिखाया गया है कि धन और शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटी रहती है। संपत्ति का असमान वितरण समाज में अन्याय को जन्म देता है। 4. श्रम की गरिमा और किसान जीवन के महत्व को उभारते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि समाज की वास्तविक नींव श्रमिक वर्ग है। जो धरती से जुड़ा है वही जीवन का आधार है। 5. सामाजिक समानता और न्याय की आकांक्षा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पात्रों के माध्यम से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होती है। हर व्यक्ति समान अवसर और सम्मान चाहता है। 6. सामंती और पूंजीवादी संरचनाओं की आलोचना ये दर्शाती है कि दोनों ही व्यवस्थाएं शोषण को बढ़ावा देती हैं। व्यवस्था बदलती है पर शोषण के रूप बने रहते हैं। 7. लेखक की दृष्टि में मानवीय करुणा और नैतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका यथार्थ केवल विचारधारा तक सीमित नहीं है। मानवता का पक्ष सबसे ऊपर रखा गया है। 8. समन्वित दृष्टिकोण को इस प्रकार देखा जा सकता है कि गोदान में समाजवादी प्रवृत्तियां तो हैं, पर ये किसी एक विचारधारा का कठोर प्रचार नहीं करता, ये विचार से अधिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रश्न 48. क्या गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है? यदि हाँ, तो कितना और किस रूप में? विवेचना कीजिए। उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के गोदान में मार्क्सवादी दृष्टि के अनेक संकेत मिलते हैं, विशेषतः वर्ग संघर्ष, शोषण और आर्थिक विषमता के चित्रण में, परंतु ये प्रभाव पूर्णतः वैचारिक न होकर जीवन आधारित यथार्थ के रूप में सामने आता है। एक वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि किसान और जमींदार महाजन के बीच स्पष्ट टकराव दिखाई देता है। समाज दो वर्गों में बंटा है, एक शोषक और दूसरा शोषित। 2. आर्थिक विषमता और शोषण के चित्रण को इस रूप में दिखाया गया है कि उत्पादन करने वाला किसान ही सबसे अधिक पीड़ित रहता है। मेहनत उसकी, पर लाभ दूसरों का होता है। 3. महाजनी और पूंजीवादी प्रवृत्तियों की आलोचना ये दर्शाती है कि धन और शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित रहती है। धन का केंद्रीकरण अन्याय को जन्म देता है। 4. किसान के जीवन को केंद्र में रखकर यह स्पष्ट किया गया है कि समाज की वास्तविक नींव श्रमिक वर्ग है। धरती से जुड़ा व्यक्ति ही जीवन का आधार है। 5. सामाजिक समानता और न्याय की आकांक्षा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि एक समतामूलक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव होती है। हर व्यक्ति सम्मान और समान अवसर चाहता है। 6. सामंती और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं की आलोचना ये दिखाती है कि दोनों ही संरचनाएं शोषण को बनाए रखती हैं। व्यवस्था बदलती है, पर शोषण का स्वरूप बना रहता है। 7. लेखक की मानवीय दृष्टि ये स्पष्ट करती है कि उनका उद्देश्य केवल वर्ग संघर्ष दिखाना नहीं, बल्कि मानवीय करुणा और संवेदना को भी स्थापित करना है। मानवता की भावना सबसे ऊपर है। सीमित और अप्रत्यक्ष प्रभाव को इस रूप में देखा जा सकता है कि गोदान में मार्क्सवाद एक विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि यथार्थ के स्वाभाविक चित्रण के रूप में उपस्थित है। ये विचारधारा नहीं, जीवन की सच्चाई के रूप में प्रकट होता है। प्रश्न 45. क्या गोदान में प्रेमचंद ने समाधान पक्ष के प्रति अपना नजरिया प्रस्तुत किया है? सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के गोदान में समस्याओं का विस्तृत और यथार्थ चित्रण तो मिलता है, पर समाधान पक्ष प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बल्कि संकेतात्मक और मानवीय दृष्टि के रूप में सामने आता है। 1. प्रत्यक्ष समाधान के अभाव को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि उपन्यास में समस्याएं तो स्पष्ट रूप से उभरती हैं, पर उनके लिए कोई स्पष्ट सुधारवादी योजना नहीं दी गई। जीवन की कठिनाइयां दिखती हैं, पर उनका सीधा समाधान नहीं बताया गया। 2. मानवीय करुणा और सहानुभूति को समाधान के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां पात्रों के बीच सहयोग और संवेदना की झलक मिलती है। संवेदना ही संबंधों को जीवित रखती है। 3. धनिया के चरित्र में नैतिक साहस और व्यावहारिकता को इस रूप में दिखाया गया है कि वो परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष करती है। समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करना ही मार्ग है। 4. सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन की आवश्यकता को संकेत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां नई पीढ़ी पुराने बंधनों को चुनौती देती है। परिवर्तन की शुरुआत चेतना से होती है। 5. शोषणकारी व्यवस्थाओं की आलोचना के माध्यम से अप्रत्यक्ष समाधान ये सुझाया गया है कि इन संरचनाओं में परिवर्तन आवश्यक है। जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, समस्या बनी रहेगी। 6. श्रम और आत्मनिर्भरता के महत्व को इस रूप में उभारा गया है कि व्यक्ति को अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। मेहनत ही जीवन का आधार है। 7. नैतिक मूल्यों और मानवता की स्थापना को समाधान के रूप में देखा जा सकता है, जहां समाज में न्याय और समानता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मानवता ही सबसे बड़ा समाधान है। 8. यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण समाधान को खुला छोड़ा गया है, जिससे पाठक स्वयं सोचने के लिए प्रेरित होता है। समाधान पाठक की समझ और समाज के परिवर्तन पर निर्भर है।
प्रश्न 50। गोदान को हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। इस संदर्भ में महाकाव्यात्मक उपन्यास की धारणा स्पष्ट करते हुए इस दावे पर विचार करें। उत्तर। महाकाव्यात्मक उपन्यास वो होता है जिसमें जीवन का व्यापक विस्तार, अनेक पात्र, विविध घटनाएं और समाज के समग्र यथार्थ का चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान इन गुणों के कारण इस श्रेणी में रखा जाता है। 1। व्यापक जीवन दृष्टि और समाज के समग्र चित्रण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन के अनेक पक्ष सामने आते हैं। पूरा समाज अपनी विविधता के साथ उभरता है। 2। बहुपात्रीय संरचना और प्रतिनिधित्व को इस रूप में दिखाया गया है कि हर वर्ग, किसान, जमींदार, महाजन, स्त्री, शहर और गांव का प्रतिनिधित्व मिलता है। हर पात्र समाज के किसी न किसी वर्ग की आवाज है। 3। कथानक की विस्तृतता और बहुस्तरीयता ये दर्शाती है कि अनेक घटनाएं और प्रसंग एक साथ चलते हैं। कहानी कई स्तरों पर विकसित होती है। 4। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं की व्यापक प्रस्तुति को इस प्रकार उभारा गया है कि उपन्यास एक युग की संपूर्ण तस्वीर बन जाता है। एक युग का जीवन इसमें समाहित है। 5। समय और परिवेश की विशालता को ये दर्शाता है कि कथा केवल एक व्यक्ति या घटना तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संदर्भ में फैली हुई है। कथा का विस्तार जीवन के अनेक आयामों तक पहुंचता है। 6। मानवीय भावनाओं और संघर्षों की गहराई को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि करुणा, संघर्ष, आशा और निराशा सभी एक साथ दिखाई देते हैं। जीवन की संपूर्ण अनुभूति यहाँ मिलती है। 7। महाकाव्यात्मकता के गुणों की उपस्थिति ये स्पष्ट करती है कि इसमें विस्तार, विविधता और गहराई का अद्भुत समन्वय है। ये केवल कथा नहीं, जीवन का विराट रूप है। 8। इस दावे की पुष्टि को इस प्रकार देखा जा सकता है कि गोदान अपने समय और समाज के इतने व्यापक चित्रण के कारण हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाना उचित प्रतीत होता है। फैरो यंत्र में नेवे व्यंद्रों के समान है। प्रश्न 51। क्या गोदान को राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास कहा जा सकता है? इस संबंध में आलोचकों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं की चर्चा करते हुए गोदान का पक्ष प्रस्तुत करें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद के गोदान को राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास मानने के पक्ष में कई तर्क हैं। यद्यपि कुछ आलोचक इसकी सीमाओं की ओर भी संकेत करते हैं। 1। भारतीय समाज के व्यापक चित्रण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण जीवन, किसान समस्याएं और सामाजिक संरचना का यथार्थ सामने आता है। ये उपन्यास समाज के बड़े हिस्से की सच्चाई को व्यक्त करता है। 2। किसान जीवन को राष्ट्रीय जीवन का केंद्र मानते हुए ये दिखाया गया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। किसान की स्थिति ही देश की स्थिति का संकेत देती है। 3। सामाजिक समस्याओं की विविधता को इस रूप में उभारा गया है कि जाति भेद, गरीबी, शोषण और स्त्री स्थिति जैसी समस्याएं व्यापक स्तर पर दिखाई देती हैं। समाज की कई परतें एक साथ खुलती हैं। 4। आलोचकों की आपत्ति ये है कि उपन्यास में शहरी और औद्योगिक जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है। ये मुख्यतः ग्रामीण जीवन तक सीमित प्रतीत होता है। 5। एक अन्य समस्या ये उठाई जाती है कि ये उपन्यास पूरे भारत के बजाय उत्तर भारतीय ग्रामीण समाज पर अधिक केंद्रित है। इसका परिप्रेक्ष्य क्षेत्रीय दिखाई देता है। 6। इसके बावजूद उपन्यास का पक्ष ये स्पष्ट करता है कि प्रस्तुत समस्याएं केवल एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश की समान परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये क्षेत्रीय होकर भी सार्वदेशिक बन जाता है। 7। मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ की व्यापकता को इस प्रकार देखा जा सकता है कि ये केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को उजागर करता है। ये मनुष्य और समाज दोनों का चित्र है। 8। राष्ट्रीय जीवन की मूल समस्याओं, आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय और परिवर्तन की आवश्यकता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि उपन्यास एक युग का प्रतिनिधि बन जाता है। ये अपने समय की सामूहिक सच्चाई को व्यक्त करता है। प्रश्न 52। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, विचार करें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में भारतीय ग्रामीण जीवन का व्यापक, बहुआयामी और गहरा चित्रण मिलता है, जिसके कारण इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। 1। ग्रामीण जीवन के समग्र चित्रण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि खेती, श्रम, गरीबी और सामाजिक संबंधों का पूरा परिदृश्य सामने आता है। गांव का जीवन अपने वास्तविक रूप में उभरता है। 2। किसान जीवन के संघर्ष और शोषण को गहराई से दिखाया गया है, जहां होरी जैसे पात्र कर्ज, लगान और अभाव से जूझते हैं। मेहनत के बावजूद जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है। 3। सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था का यथार्थ चित्रण यह दर्शाता है कि ग्रामीण समाज अनेक बंधनों में जकड़ा रहा है। ऊंच नीच की व्यवस्था जीवन को नियंत्रित करती है। पारिवारिक संबंधों और मानवीय संवेदनाओं की विविधता को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि प्रेम, त्याग, संघर्ष और स्वार्थ सभी एक साथ दिखाई देते हैं। रिश्तों में जीवन की पूरी जटिलता झलकती है। 5। ग्रामीण स्त्री जीवन की स्थिति को प्रभावी ढंग से उभारा गया है, जहां धनिया और झुनिया जैसे पात्र संघर्ष और सहनशीलता का प्रतीक बनते हैं। स्त्री जीवन का महत्वपूर्ण आधार होते हुए भी संघर्षरत है।
6. आर्थिक और सामाजिक विषमता के व्यापक चित्रण को इस प्रकार दिखाया गया है कि गांव का हर वर्ग किसी न किसी रूप में प्रभावित है। समस्याएं पूरे समाज में फैली हुई हैं। 7. बहुस्तरीय कथानक और अनेक पात्रों के माध्यम से जीवन की व्यापकता को प्रस्तुत किया गया है। कहानी कई स्तरों पर चलती हुई पूरे जीवन को समेट लेती है। 8. महाकाव्यात्मकता के गुणों, विस्तार, विविधता और गहराई की उपस्थिति ये स्पष्ट करती है कि उपन्यास केवल कथा नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन का विराट चित्र है। ये जीवन के विशाल रूप को समेटे हुए है। प्रश्न 53। गोदान भारतीय कृषक की त्रासिद महागाथा है, सिद्ध कीजिए। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में भारतीय किसान के जीवन का व्यापक, करुविण और यथार्थ चित्रण मिलता है, जिससे ये उसकी त्रासदीपूर्ण महागाथा बन जाता है। 1. किसान जीवन की निरंतर संघर्षपूर्ण स्थिति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि होरी का जीवन अभाव, कर्ज और श्रम से भरा हुआ है। जीवन भर मेहनत करने पर भी उसे सुख नहीं मिलता। 2. आर्थिक शोषण और कर्ज के चक्र को गहराई से दिखाया गया है, जहां किसान महाजन और जमींदार के बीच पिसता रहता है। कर्ज ऐसा जाल है जिससे निकलना संभव नहीं होता। 3. जमींदारी और सामंती व्यवस्था के अत्याचार को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि किसान अपने ही श्रम का फल नहीं पा पाता, मेहनत उसकी पर अधिकार किसी और का होता है। 4. सामाजिक बंधनों और परंपराओं का दबाव ये दर्शाता है कि किसान केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी बंधा हुआ है। मर्यादा और प्रतिष्ठा उसे स्वतंत्र नहीं होने देती। 5. प्राकृतिक विपत्तियों और असुरक्षा की स्थिति को इस प्रकार दिखाया गया है कि किसान का जीवन हर समय संकट से घिरा रहता है, प्रकृति भी उसके पक्ष में नहीं दिखाई देती। 6. पारिवारिक जिम्मेदारियों और संघर्षों का चित्रण ये स्पष्ट करता है कि किसान अपने परिवार के लिए लगातार त्याग करता है, अपने दुख से अधिक उसे परिवार की चिंता होती है। 7. दुखांत जीवन और अधूरी आकांक्षाओं को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि होरी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और उसका जीवन संघर्ष में ही समाप्त हो जाता है, उसका सपना सपना ही रह जाता है। 8. महागाथात्मक विस्तार और व्यापकता ये दर्शाती है कि ये केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं बल्कि पूरे भारतीय कृषक वर्ग की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है। होरी में पूरे किसान वर्ग की त्रासदी समाहित है। प्रश्न 55। त्रासदी ट्रेजेडी की धारणा स्पष्ट करते हुए बताइए कि क्या गोदान को ट्रेजेडी उपन्यास कहा जा सकता है। यदि हाँ, तो ये ट्रेजेडी किसकी है? होरी की, धनिया की, भारतीय किसान की या किसी और की? उत्तर। त्रासदी वो स्थिति है जिसमें पात्र परिस्थितियों, संघर्षों और विडंबनाओं के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और उसका जीवन करुण अंत की ओर बढ़ता है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान इसी अर्थ में एक गहन त्रासदीपूर्ण उपन्यास है। एक त्रासदी की मूल अवधारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि जीवन में संघर्ष और विफलता का ऐसा क्रम चलता है जिसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिलता। संघर्ष अंत तक बना रहता है, समाधान नहीं आता। 2. होरी के जीवन की व्यक्तिगत त्रासदी को इस रूप में दिखाया गया है कि वो जीवन भर में मेहनत करता है पर उसकी मूल इच्छा गोदान भी पूरी नहीं हो पाती, सपना अंत तक अधूरा ही रह जाता है। 3. धनिया की त्रासदी को इस प्रकार उभारा गया है कि वो संघर्षशील और मजबूत होने के बावजूद अभाव और दुख से मुक्त नहीं हो पाती, साहस होते हुए भी परिस्थितियां नहीं बदलती। 4. भारतीय किसान वर्ग की सामूहिक त्रासदी को ये दर्शाता है कि होरी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है। उसकी पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं, पूरे वर्ग की है। 5. सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की त्रासदी को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि शोषण की संरचनाएं व्यक्ति को लगातार दबाती रहती हैं, व्यवस्था ही दुख का मूल कारण बन जाती है। 6. नैतिक और मानवीय मूल्यों के विघटन की त्रासदी ये दिखाती है कि परिस्थितियां व्यक्ति को समझौते करने पर मजबूर कर देती हैं, आदर्श परिस्थितियों के आगे टिक नहीं पाते। 7. नियति और परिस्थितियों के द्वंद्व को इस प्रकार उभारा गया है कि व्यक्ति अपने प्रयासों के बावजूद हालात से मुक्त नहीं हो पाता, चाहकर भी वो अपने भाग्य को बदल नहीं पाता। 8. बहुआयामी त्रासदी की व्यापकता ये स्पष्ट करती है कि गोदान केवल होरी की नहीं बल्कि धनिया, किसान वर्ग और पूरे समाज की त्रासदी है। ये एक व्यक्ति नहीं, पूरे जीवन की करुण कथा है। प्रश्न 56 दोस्त। होरी की कहानी दुखों से भरी एक लंबी कथा है, किंतु इसमें बीच बीच में सुख के क्षण भी आते रहे हैं। विचार करें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में होरी का जीवन मुख्यतः दुख, संघर्ष और अभाव से भरा है, फिर भी उसमें छोटे छोटे सुख के क्षण भी दिखाई देते हैं। 1. जीवन की मूल धारा दुख और संघर्ष से भरी होने को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि होरी निरंतर कर्ज, शोषण और अभाव से जूझता रहता है। जीवन उसके लिए संघर्ष का पर्याय बन जाता है। 2. आर्थिक अभाव और शोषण की निरंतरता को इस रूप में दिखाया गया है कि मेहनत के बावजूद उसकी स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं आता, परिश्रम के बाद भी सुख दूर ही रहता है। 3. पारिवारिक जिम्मेदारियों और दबावों के बीच उसका जीवन निरंतर कठिन बना रहता है, हर कदम पर उसे किसी न किसी चिंता से जूझना पड़ता है। 4.
सुख के छोटे छोटे क्षणों का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि परिवार के साथ जुड़ाव और अपनापन उसे क्षणिक संतोष देते हैं। कभी कभी जीवन में राहत की छोटी झलक मिल जाती है। 5. जुनिया के आने से घर में उत्पन्न भावनात्मक परिवर्तन को इस रूप में देखा जा सकता है कि कठिनाइयों के बीच भी संबंधों में स्नेह दिखाई देता है, कठिन समय में भी अपनापन बना रहता है। 6. गाय प्राप्त करने की इच्छा और उससे जुड़ी खुशी को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वो उसकी जीवन का एक महत्वपूर्ण सुखद क्षण बनता है। छोटी सी उपलब्धि भी उसके लिए बड़ी खुशी बन जाती है। 7. धनिया के साथ उसके संबंधों में सहयोग और समझ का भाव ये दर्शाता है कि पारिवारिक संबंध उसे मानसिक सहारा देते हैं, साथ होने का एहसास ही उसके लिए शक्ति बनता है। 8. दुख और सुख के संतुलन को इस रूप में देखा जा सकता है कि सुख के क्षण स्थायी नहीं बल्कि क्षणिक हैं, जो जीवन की कठोरता के बीच थोड़ी राहत देते हैं। सुख आता है पर ठहरता नहीं। प्रश्न 57। गोदान में एक नहीं दो कथाएं समानांतर रूप से उपस्थित हैं, ग्रामीण कथा और शहरी कथा। विचार कीजिए कि प्रेमचंद ने दो हिच कथा रचना क्यों अपनाई। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि वे दोनों कथाओं को जोड़ नहीं पाए और इसी कारण गोदान का कथानक बिखर गया है? उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के गोदान में ग्रामीण और शहरी दो समानांतर कथाएं एक व्यापक सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त हुई हैं। 1. दोहरी कथा रचना के माध्यम से समाज की समग्रता को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये दिखाता है कि गांव और शहर दोनों मिलकर भारतीय जीवन का पूर्ण चित्र बनाते हैं। एक ओर गांव है, दूसरी ओर शहर, दोनों मिलकर समाज बनाते हैं। 2. ग्रामीण कथा में किसान जीवन, शोषण और अभाव को केंद्र में रखा गया है, जबकि शहरी कथा में मध्यवर्गीय जीवन, आधुनिकता और नैतिक जटिलताओं को दिखाया गया है। दोनों कथाएं समाज के अलग अलग रूप सामने लाती हैं। 3. सामंती और पूंजीवादी संरचनाओं के अंतर को स्पष्ट करने के लिए ये द्वैत कथा रचना उपयोगी बनती है। गांव परंपरा का प्रतिनिधि है, शहर परिवर्तन का। 4. कथानक के बिखराव के आरोप को इस रूप में देखा जा सकता है कि दोनों कथाओं के पात्र और घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से कम जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। दोनों धाराएं समानांतर चलती हैं, पर बार बार मिलती नहीं। 5. इसके बावजूद आंतरिक एकता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दोनों कथाएं एक ही सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों को उजागर करती हैं। भीतर से दोनों एक ही जीवन सत्य को व्यक्त करती हैं। 6. विषयगत संबंध ये दर्शाता है कि शोषण, असमानता और नैतिक विघटन दोनों ही कथाओं में समान रूप से मौजूद है। समस्या अलग नहीं, केवल उसका रूप अलग है। 7. कलात्मक दृष्टि से ये प्रयोग उपन्यास को व्यापक और महाकाव्यात्मक बनाता है, जहां अनेक स्तरों पर जीवन का चित्रण संभव हो पाता है। विस्तार ही इसकी विशेषता बन जाता है। 8. इसलिए कथानक के बिखरने के मत से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये बिखराव नहीं बल्कि व्यापकता और बहुस्तरीयता का परिणाम है। ये अलग अलग नहीं, एक ही जीवन की दो दिशाएं हैं। प्रश्न 58। दोस्त, गोदान की कथानक योजना पर विचार करें। उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के गोदान की कथानक योजना सघन, बहुस्तरीय और यथार्थपरक है, जिसमें अनेक घटनाएं और पात्र मिलकर जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। 1. कथानक की द्विस्तरीय संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण और शहरी कथा समानांतर रूप से चलती हैं। दोनों धाराएं मिलकर जीवन का विस्तृत रूप सामने लाती हैं। 2. ग्रामीण कथानक की केंद्रीयता ये दर्शाती है कि होरी और उसके परिवार के माध्यम से किसान जीवन की मुख्य धारा विकसित होती है। मुख्य कथा गांव के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। 3. शहरी कथानक का समावेश इस रूप में किया गया है कि मध्यवर्गीय जीवन, आधुनिकता और नैतिक जटिलताओं का चित्रण हो सके। शहर कथा को नया आयाम देता है। 4. घटनाओं की क्रमबद्धता और स्वाभाविकता को इस प्रकार उभारा गया है कि कथा जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़ती हैं। घटनाएं कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक लगती हैं। 5. बहुपात्रीय योजना और विविधता ये दर्शाती है कि विभिन्न वर्गों और स्थितियों के पात्र कथानक को समृद्ध बनाते हैं। हर पात्र कथा को एक नया पक्ष देता है। 6. संघर्ष और द्वंद्व की निरंतरता को इस रूप में दिखाया गया है कि कथा में सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संघर्ष लगातार चलते रहते हैं। संघर्ष ही कथा को गति देता है। 7. कथानक का विस्तार और महाकाव्यात्मकता ये स्पष्ट करती है कि उपन्यास केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरे जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। कथा का विस्तार बहुत व्यापक है। 8. कथानक की एकता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि विभिन्न घटनाएं और प्रसंग अंततः एक ही सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करते हैं। सभी धाराएं एक ही जीवन सत्य की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न 99। गोदान की बुनावट पर विचार करें। उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के गोदान की बुनावट बहुस्तरीय, सघन और जीवन सापेक्ष है, जिसमें विभिन्न कथा धाराएं, पात्र और प्रसंग मिलकर एक व्यापक संरचना का निर्माण करते हैं। 1. बहुस्तरीय संरचना की बुनावट को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण और शहरी जीवन की दो धाराएं साथ साथ चलती हैं। दोनों स्तर मिलकर जीवन का व्यापक रूप रचते हैं। 2. कथानक और उपकथाओं के संयोजन को इस रूप में विकसित किया गया है कि मुख्य कथा के साथ अनेक सहायक प्रसंग जुड़े
रहते हैं, मुख्य धारा के साथ कई छोटी धाराएं भी प्रवाहित होती हैं। 3. पात्रों की विविधता और परस्पर संबंधों की बुनावट ये दर्शाती है कि हर पात्र कथा में एक विशेष भूमिका निभाता है। हर चरित्र पूरे ताने बाने का हिस्सा बन जाता है। 4. सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों को जोड़ने की प्रक्रिया को इस प्रकार दिखाया गया है कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जीवन के सभी पक्ष आपस में गूंथे हुए हैं। 5. घटनाओं की स्वाभाविकता और प्रवाह को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कथा जीवन के क्रम के अनुसार आगे बढ़ती है। घटनाएं सहज रूप से एक दूसरे से जुड़ती जाती है। 6. द्वंद्वों और संघर्ष की निरंतरता बुनावट को गतिशील बनाती है, जहां हर स्तर पर किसी न किसी प्रकार का संघर्ष मौजूद है। संघर्ष ही कथा की धड़कन है। 7. विस्तार और महाकाव्यात्मकता की बुनावट ये दर्शाती है कि उपन्यास में जीवन का व्यापक फैलाव है। ये केवल कहानी नहीं, एक विस्तृत जीवन चित्र है। 8. आंतरिक एकता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि विभिन्न स्तरों और प्रसंगों के बावजूद पूरी रचना एक ही सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करती है। सारी बुनावट एक ही सत्य को सामने लाती है। प्रश्न 60. कुछ आलोचकों का मत है कि प्रेमचंद का जितना मन ग्रामीण कथा में रमा है, उतना शहरी कथा में नहीं। इसी कारण गोदान की शहरी कथा ग्रामीण कथा की तुलना में अत्यंत कमजोर है। इस मत पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिए। उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के गोदान में ग्रामीण और शहरी दोनों कथाएं उपस्थित हैं, पर आलोचकों का ये मत आंशिक रूप से ही स्वीकार्य है। 1. ग्रामीण कथा की प्रबलता को इस प्रकार देखा जा सकता है कि होरी और उसके परिवार के माध्यम से किसान जीवन का अत्यंत जीवंत और मार्मिक चित्रण हुआ है। गांव का जीवन पूरी गहराई के साथ उभरता है। 2. अनुभवजन्य प्रामाणिकता का अंतर ये दर्शाता है कि प्रेमचंद का प्रत्यक्ष अनुभव ग्रामीण जीवन से अधिक जुड़ा था, जिससे वहाँ चित्रण अधिक सशक्त बन पाया। जहाँ अनुभव अधिक है, वहाँ अभिव्यक्ति भी अधिक प्रभावी होती है। 3. शहरी कथा की तुलनात्मक शिथिलता को इस रूप में देखा जाता है कि वहाँ घटनाएं और पात्र अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। शहर की कथा उतनी गहराई से नहीं पकड़ पाती। 4. इसके बावजूद शहरी कथा की आवश्यकता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि वो समाज के दूसरे पक्ष, मध्यवर्ग, आधुनिकता और नैतिक जटिलताओं को सामने लाती है। ये कथा समाज का दूसरा आयाम खोलती है। 5. विषयगत एकता को ये दर्शाता है कि दोनों कथाओं में शोषण, असमानता और मूल्य संकट समान रूप से उपस्थित हैं। रूप अलग है, पर समस्या एक ही है। 6. शहरी कथा में वैचारिकता और विश्लेषण का पक्ष अधिक है, जो उसे अलग प्रकार की गहराई प्रदान करता है। यहाँ घटनाओं से अधिक विचारों का महत्व है। 7. कलात्मक संतुलन के स्तर पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण कथा अधिक प्रभावशाली है, पर शहरी कथा उसे व्यापकता प्रदान करती है। दोनों मिलकर ही पूरा चित्र बनाते हैं। 8. इसलिए ये मत पूर्णतः सही नहीं कि शहरी कथा कमजोर है। वह अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली अवश्य है, पर उपन्यास की समग्र संरचना में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये कमी नहीं, भिन्नता है।